हमारा एक प्रतिनिधिमंडल राकेश भाई के नेतृत्व में इटावा भी गया था और हम पीड़ित से भी मिले थे ये लोग। तो उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस गांव में यादव लोग कथा करते आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा लगता है कि इंटेंशनल उन लोगों की ऐसी थी कि आपको अपमानित करना था, पीड़ित करना था, तो उन लोगों ने ऐसा किया। तो हमारी ये मांग है, इस सभा के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, बड़े स्तर पर जांच हो। तो साथियों, बस मुझे ये कहना है कि ये जो घटना हुई है, जैसे भारत के इतिहास में आप देखेंगे बहुत सारी घटनाएं हम पेपरों में पढ़ते रहते हैं। कहीं दलित समाज को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, कहीं मूछें नहीं रखने दी जा रही, कहीं पानी नहीं पीने दिया जा रहा, या कहीं कोई यात्रा नहीं निकालने दी जा रही। लेकिन मैंने अपने जीवन में, जो मेरी आयु है, मैंने पहली बार ऐसा प्रसंग देखा है कि जाति आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह का घृणित भेदभाव किया हो। मैं खाली भेदभाव इसलिए नहीं कह रहा कि आप दुनिया में तालिबान की वो देते हैं, उदाहरण देते हैं कि तालिबान बड़ा कट्टर है, लेकिन जैसी घटना यहाँ इटावा में हुई, आप देखिए एक व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के मन पे क्या बीतेगी जिसका व्यासपीठ से उठाकर उसका मुंडन किया जाए, उससे नाक रगड़वाई जाए, किसी स्त्री के दूषित पदार्थ से उसका शुद्धिकरण किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही देश को हिला देने वाली घटना है और समाज को बांटने वाली, देश पे इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो निकल के आ रहा है कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल राकेश भाई के नेतृत्व में इटावा भी गया था और हम पीड़ित से भी मिले थे ये लोग। तो उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस गांव में यादव लोग कथा करते आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा लगता है कि इंटेंशनल उन लोगों की ऐसी थी कि आपको अपमानित करना था, पीड़ित करना था, तो उन लोगों ने ऐसा किया। तो हमारी ये मांग है, इस सभा के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, बड़े स्तर पर जांच हो और इसके सारे एंगलों को इसमें निकाला जाए। क्योंकि ये आप समझिए ना कि हमारा जो संविधान है, लोकतंत्र है, ये हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात कह सकें। एक तरफ तो हम देश को कहते हैं कि सब साथ हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, और दूसरी तरफ हम जाति देख के ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा काम नहीं है। आज आप देखिए, बाबा साहब ने जब ये संविधान लागू हुआ हमारे देश में, तो हर एक व्यक्ति को अपना पेशा अपनाने का अधिकार है। आज जो सवर्ण लोग हैं वो सारे पेशों में, सारे बिजनेस में, सारे कामों में, अगर आप पेशा तय कर देंगे और वो भी संविधान की जगह मनुस्मृति के आधार पर, तो ये देश कैसे चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप सबको समानता का अधिकार हमारा संविधान देता है अपना पेशा चुनने का, तो इस पर किसी व्यक्ति विशेष की, वर्ण विशेष का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। और इसको अगर आपने नहीं किया तो ये हमारा देश का जो ताना बाना वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। और ये जो घटना घटी है, कल को किसी और के साथ घटेगी। अभी मैं कल ही सोशल मीडिया पे देख रहा था, कोई पटेल है, उनको भी कथा करने से रोक दिया गया। तो देश के सौहार्द के लिए, उसकी एकता के लिए, सामाजिक आधार के लिए इस तरह की घटनाओं की पूर्णतः सही जांच और उसमें न्याय होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। ज़्यादा से पहली घटना तो नहीं है देश में जातिवाद की? नहीं, पहली तो नहीं है घटना देश में जातिवाद की, लेकिन इस तरह की मैंने जो पढ़ा है अब तक, जो 20-25 सालों में, कि मुंडन कर देना, नाक रगड़वाना और फिर दूषित पदार्थ डालना, इस तरह की मेरे संज्ञान में पहली घटना है। नहीं, आप कह रहे हैं कि पहली घटना है, आपसे पहले दलितों के साथ में होती है, जो ओबीसी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। साहू लड़की थी जिसको कथा रोकने से रोका गया, पटेल लड़की को कथा वाचने से रोका गया, अब यादव को कथा वाचने से रोका जा रहा है। और जो शंकराचार्य जिन्होंने स्पष्ट कह दिया है कल की अपनी मीडिया में कि कथा वाचने का जो काम है वो ब्राह्मणों का, बाकी लोग नीचे बैठ के सुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना सरकार के सारे मुल्क भर में चल रही है, ये हिंदू राष्ट्र की सही पृष्ठभूमि है? नहीं, ये बिल्कुल सही पृष्ठभूमि नहीं है। आप सोचिए, जो शंकराचार्य जी हैं, वो सबसे बड़ा पद होता है किसी भी धर्म का। अगर वो भेदभाव पे, कल उनसे एक एंकर ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मनुस्मृति के आधार पे कहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो वो जब कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, तो क्या मनुस्मृति के श्लोक वहाँ पे देंगे या भारत के संविधान या कानून की बात करेंगे? तो ये बहुत गलत बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपने बहुत सारे फॉलोअर खो दिए अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पे बैठ के इस तरह असमानता की बात करे। और मैं आपको बताऊं, बाबा साहब ने जब मनुस्मृति का दहन किया था तो बाबा साहब ने कहा था कि जो भी ग्रंथ भेदभाव, असमानता पर टिका हुआ उसको बहिष्कार किया जाना चाहिए, और जब तक आप इसको बहिष्कार नहीं करेंगे तो ये असमानता ऐसी बनी रहेगी। यादव जी, अभी तक तो चलिए, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा मुद्दा आपने इसको उठाया है। पिछले साल दलितों को जूते में भर के पीछा पिलाया गया। अभी चंद दिनों पहले की घटना के लोधी, जो राजपूत अपने आप को कहता है समाज, उसको मल तक खिला दिया गया। इतनी घृणित घटना देश में घट रही है, लेकिन सरकारें मौन है।
देखिए, मैंने भारत का 2000 साल का इतिहास पढ़ा है, प्राचीन इतिहास पढ़ा है, और भारत का गुलामी का एक ही कारण था कि हम लोग बटे हुए थे। हमारी जो ये वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, बटे रहने की वजह से बाहर के लोग आए और यहाँ शासन कर गए। अब बाबा साहब ने एक संविधान दिया जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करता है। अगर हम इस संविधान को नहीं मानेंगे तो हम दोबारा से गुलाम बनेंगे। तो हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। और हमारी जितनी सरकारें हैं, जो उच्च पदों पे लोग बैठे हैं, कि उनको न्याय करना चाहिए। अगर आपको देश के ताने बाने को एक रखना है तो आपको न्याय देना पड़ेगा, तभी आपका सामाजिक सौहार्द और भेदभाव दूर होगा। तो क्या जन जागृति के लिए अब आप ललित सिंह यादव को पढ़ाएंगे अपने समाज में? बिल्कुल पढ़ाएंगे। मैंने खुद पढ़ा हुआ ललित सिंह जी को, मैंने सच्ची रामायण भी पढ़ी है, उनका और भी साहित्य पढ़ा है। मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, भगवान बुद्ध को पढ़ा है। नहीं पढ़ेंगे, ये देखिए। कांवड़ ढो रहा है? नहीं, कांवर भी ढो रहे हैं, लेकिन चोट तो अब पड़ी है ना। अब तक तो कुछ और ही समझ रहे थे अपने आप को, अब उनको भी लगा कि हम भी उसी कैटेगरी में। तो ये घटनाएं हैं, ये समाज को एकजुट करेंगी। लेकिन फिर भी सरकार से, शासन से, प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि भाई ऐसी घटनाओं की न्यायिक जांच हो और जो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। अब आप देखिए, हमारी सरकार में कार्रवाई भी जाति देख के होती है। कोई हमारा सवर्ण साथी है तो उस पर कोई धारा लगती है, और कोई दलित है, पिछड़ा है या मुस्लिम है तो उस पर कोई धारा लगती है। यादव जी, धर्म के ठेकेदार तो सबसे बड़ा ओबीसी है ना? नहीं, ओबीसी कैसे धर्म का ठेकेदार है? क्यों? जब कांवड़ का जब मसला आता है, जब अखिलेश जी की कुर्सी को गंगाजल से पवित्र किया गया था, उस समय आप कहाँ थे? हमने उस समय भी विरोध किया था, आपको शायद जानकारी नहीं, मैंने आर्टिकल लिखा था उस समय भी। और हमने रोहित वेमुला पे भी विरोध किया था, बहुत से लोग उसमें थे। सर, जात पूछना अपराध है, जात छिपाना अपराध है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आज भारत सरकार में या प्रदेश सरकार में बहुत सारे सवर्ण लोग हैं जो अपनी जात छिपाकर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अब उनको पकड़ के उनका मुंडन कर दिया जाए, उनसे नाक रगड़वाई जाए? क्या भारत का संविधान ये अलाउ करता है आपको? जात छिपाना एक अपराध हो सकता है, उसके लिए कानून है, थाना है, चौकी है, अदालत है। उसमें आप कैसे तय कर लेंगे कि ये होगा? और ये आरक्षण आपको किसने दे दिया कि कथा आप ही करेंगे? मनुस्मृति तो लागू नहीं है हमारे देश में। यादव जी, आपको कथा करने से हिंदू समाज जो है वो रोक रहा है, तो क्या यादव समाज हिंदू है या नहीं है? नहीं, देखिए, मैं तो सबको भारतीय मानता हूँ। मैं इसमें पढ़ता ही नहीं। जो भारत में रह रहा है वो भारतीय। बाबा साहब ने जो हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग का है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया का है, उसमें मैं धर्म पे जाता ही नहीं। सब लोग भारतीय हैं। एफआईआर हो रही है बच्चों पर, अब जो गिरफ्तारी हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार की? देखिए, हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत कर रहे हैं ना। हम एक विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करते जो तोड़फोड़ करे, दूसरी कार्रवाई करे। लेकिन उसमें अगर आप निर्दोषों को फंसाएंगे, उसकी जाति को देख के, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं कि तो यादव का बच्चों को उठाया जा रहा है। तो इस भेदभाव को के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, और इसमें जो षड्यंत्र है, जो दोषी लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो। गगन यादव आपके समाज के बड़े युवा नेता हैं और सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर के बोलते हैं। वो वहाँ पर गए थे, तो आप उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन टारगेट कर रहा है, उनकी आड़ में जो तमाम बच्चों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। उन बच्चों के बारे में क्या योजना बनाई? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी पीछे करनी सेना ने प्रदर्शन किया, कितनी अरेस्टिंग हो गई उसमें आज तक? कितने लोग वांटेड हैं उसमें? उन पर कार्रवाई हुई क्या? लेकिन अगर जाति देख के, धर्म देख के कार्रवाई होगी तो देश के ताने बाने के लिए नुकसान हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ बुद्धिज्म और मनुवाद के बीच का टकराव महज है। तो आप मानते हो कि वो कहीं ना कहीं मनुवाद और बुद्धिज्म में जो असमानता है वो कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों में ज़्यादा जो अगलाई ले रही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो है वो सरकार के इशारे पर मुल्क भर में चल रही है। अभी ये खबर आ रही है कि जो सवाल तो पूरा होना है भाई, वो लापता हो गए हैं, तो उस पर उनका उत्तर दे दूं पहले। देखिए, ये आपकी बात राहुल जी सही है कि जब सत्ता का आश्रय प्रश्रय किसी को भी मिलेगा तो वो आदमी की हिम्मत, दुस्साहस की बढ़ जाती है। आज आप ये प्रकरण इसलिए देख पा रहे हैं कि मैं किसी वर्ग को, किसी वर्ण को, किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा। हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बहुत सारे सवर्णों में लोग हैं, मैं पोस्ट देख रहा हूँ, हमारे पक्ष में डाल रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ जिनकी मानसिकता मनुस्मृति को मानने की है, भेदभाव की है, और उनको ऐसा लग रहा है कि सत्ता में उनके लोग बैठे हैं, केंद्र में उनके लोग बैठे हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। सरकार किसी एक समाज से, एक जाति से, एक धर्म से नहीं बनती, सबका वोट उसमें लिया जाता है। तो जब दूसरे समाजों के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो वो अब नहीं देंगे, 27 में 29 में जवाब देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉप लीडरशिप ये चाहेगी कि किसी एक वर्ग को ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, दूसरे को कम दिया जाए। ये तो हर एक शासक के लिए भी मुश्किल है ना। लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आप देख रहे हो, प्रदेश में रोज घटनाएं हो रही,
तो मुझे नहीं लगता कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये चाहेंगे। सरकार इस तरह से वार्ता के बाद भी सजग नहीं होती है और कोई कड़े डिसीजन नहीं लेते, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, आगे हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल बना के पीड़ित से भी मिलेंगे और अपने समाज को, पिछड़े समाज को जगाएंगे कि भाई आप जो शास्त्र, जो धर्म, जो आपको कथा करानी है आप अपने आप करिए। केरल में, तमिलनाडु में एक कानून बन गया, आप वकील बनते हैं तो बैरिस्टर की डिग्री लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं MBBS की डिग्री लेते हैं, हर एक पेशे की एक डिग्री है। तो पुरोहिताई की डिग्री तमिलनाडु, केरल में संविधान के तहत लागू है। कोई व्यक्ति योग्य है, उसको ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, या वो पढ़ा लिखा है, वो एक परीक्षा दे और वो पुरोहित बन जाए। तो इसमें आरक्षण क्यों रहे? यादव जी, ऐसी खबरें आ रही कि जो पीड़ित है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है। देखिए, अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया हम इसका ज्ञापन देंगे, उनको भी जाएंगे भी, मिलेंगे भी लोगों से। लोकतंत्र में तो यही अधिकार है ना आपको कि भाई आप अपनी बात को कह सकते हैं, मंच पे जाके समझा सकते हैं। यादव जैसे एक चीज और है, उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जाति के कुछ लोग हैं उनको SC में जोड़ा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो मंत्री भी बने बैठे हुए हैं, ये दूसरा विषय, आज का विषय नहीं। आज यादव के साथ हुआ है। नहीं, मैं सर आज यादव के साथ हुआ था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर बाकी और जातियों के साथ हुआ तो उनके साथ आप नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है, मेरे कुछ साथी यहाँ थे, मैंने रोहित वेमुला के लिए किया था, गाजियाबाद प्रदर्शन किया था। मैं इसको यादव खाली उस पर नहीं देख रहा कि अब मेरे समाज पे हुआ है, मैं जरूर अपने समाज के लोगों को लेकर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यादव जो है उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में सबसे बड़ी जाति है, और जो सबसे बड़ी जाति है उसका कर्तव्य भी सबसे बड़ा। अगर हम नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो जो और शोषित पीड़ित लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। वो सोचेंगे भाई यादव भी दब गए तो वो भी वैसे ही बैठ जाएंगे। और दबना, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, आप अपनी बात दमखम से कहिए और सरकारें इसको मानेंगी, झुकेंगी, क्योंकि संख्या बल से, आपके वोट से सरकार बनती है ना। सिकंदर जी, शोषण भी आप लोगों का हुआ, अपमान भी आप लोगों का हुआ, घेरा भी आप ही लोगों को जा रहा है देश भर की तरफ से और सरकार और मीडिया की तरफ से भी जी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही को ही आरोपी बनाया गया है। देखिए, मैं ये ऐसा होता है, जैसे सामंतवाद में, मनुवाद में यही होता है कि जो पीड़ित है उसी को पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब जनबल जागेगा, लोग जागरूक होंगे तो सब चीज़ें वापस होंगी, चेंज होंगी, क्यों नहीं होंगी? भाई जो लोकतंत्र है वो तो जनबल से है ना, जनता की ताकत से खड़ा। अखिलेश यादव जी को विलन बना दिया इसमें पूरा, की राजनीति कर रहे हैं इस पर, देखिए। नहीं, किसी को, घटना को, किसी को अपमानित करना और किसी को सम्मानित करना राजनीति कैसे हो जाएगी? अगर आप किसी को अपमानित कर रहे हैं और मैं आज उसके पक्ष में यहाँ कह रहा हूँ तो ये राजनीति नहीं होगी ना। राजनीति तो हर व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ। सर पहले दलितों पे शोषण हुआ, फिर मुस्लिमों पे हुआ और अब आप पे यानी यादवों पे हो रहा है। अगला नंबर किसका है सर? देखिए, दलित, मुस्लिम और पिछड़ों को आप जोड़ दें तो 85% तो हो ही गए। अब नंबर बाकी किसका रहना चाहिए इसके बाद? सर जी, जब SC ST OBC के साथ अत्याचार होता है, जो उसका मदद करता है तो कहते हैं जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन जो सबल के साथ होता है तो मानवतावाद होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताऊं, आप लोगों को पता भी होगी, क्योंकि हम जब संविधान लागू हुआ और हमारी आज़ादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ। आज जैसे राहुल गांधी जी की बात कोट कर देता हूँ, मेरी अपनी बात नहीं है, उन्होंने ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसको पूछ लिया था कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, तो मिले नहीं उनको। तो जहाँ जिन लोगों का वर्चस्व होता है वो थोड़ा सा अपने उसको आगे रखते हैं। मेरा ये ऐसा कहना है कि समानता, मेरिट को अवसर मिलना चाहिए, जिसमें मेरिट है किसी भी जाति, वर्ग, धर्म का, उसको मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है सिकंदर भाई कि ये धंधे पर चोट हुई है? ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनके धंधे पर चोट हुई है और यादव उनके धंधे में शैद मान रहे हैं, तो शायद ये भी गुस्सा कहीं ना कहीं उनका। देखो, 50 लाख तक की बात आ रही है। ये हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं कर रहा ये बात, ये आपकी बात, ये एंगल हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति हजारों साल से ही मानता आ रहा हो कि उसका एक अधिकार है और वो एक अधिकार अब चैलेंज हो रहा है। जैसे मैंने पता किया, इटावा में बहुत सारे यादव कथावाचक हैं, ये अकेले नहीं थे और इनके बारे में लोगों को जानकारी थी, इससे पहले भी ये गाँव में कथा कर चुके थे। तो इसीलिए मैं ये मांग कर रहा हूँ कि इसका साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। ये खाली जो दिखाई दे रहा उतना नहीं है, उससे भी गहरी चीज। यादव जी, एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, हमने पूर्व में देखा हाथरस मामले में पीड़िता के खिलाफ पूरा देश खड़ा था, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग पूरे देश के अंदर वो पीड़िता के खिलाफ खड़े थे। उसी तरीके से आज पूरा ब्राह्मण समाज लामबंद हुआ है और वो ये कह रहा है कि चोटी काट दी, कोई बात नहीं, एक आदमी ने काटी, उनके परिवार का मामला था, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी। ये बात सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है। नहीं, ये इसका हम समर्थन नहीं करते, सोशल मीडिया पे अपशब्द का भी समर्थन नहीं करते, लेकिन अब आप देखिए ना कि आहत कौन हुआ। कथा भगवान कृष्ण जी की कर रहे थे, करने वाले यादव थे, तो अपमान तो भगवान कृष्ण का, भागवत का और यादवों का सबका हुआ ना। अब खाली उस कथावाचक का थोड़ी अपमान हुआ, आपने तो सारे समाज को कलंकित किया, तो जवाब भी सारा समाज देगा। बिहार के गांव में बोर्ड लगा दिया यादवों ने कि ब्राह्मणों की एंट्री बैन।
यहाँ भी लगे, उत्तर प्रदेश में भी लगे, और अगर न्याय नहीं होगा तो बहुत जगह लगे। तो ये जो रास्ता अपनाया ब्राह्मणों ने मनुवाद के बहिष्कार का या ब्राह्मणों के बहिष्कार का, जो लड़ई सिंह यादव से लेकर के अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास जो कह करके चले गए, तो क्या समाज सही रास्ते पर लौट रहा है? नहीं, देखिए ये अगर आप इसको सामाजिक उससे देखेंगे तो एक तरीके से बाबा साहब ने कहा था ना, एक राजनीतिक क्रांति, एक सामाजिक क्रांति, भारत एक सामाजिक क्रांति की तरफ जा रहा है। और होता क्या है कि जब किसी समाज के साथ होती है तो वो समाज इकट्ठा होता है, एकत्र होता है, और वो सोचता है भाई क्या करना चाहिए। तो एक तरीके से हम इसको अवसर के रूप में भी ले रहे हैं कि भाई हम लोगों को पहले समझाते थे, लोग मानते नहीं थे, अब उनको प्रैक्टिकल उनके साथ हो गया, तो हमसे कह रहे हैं अपने समाज को संगठित करो, अपने भी पुरोहित बनाओ, आप अपने कर्मकांड के लिए अपने लोगों को बुलाओ, अपने मंदिर में आप अपने लोग बैठाओ। तो विश्वास नहीं छोड़ेंगे, अपने मंदिर बना लो। नहीं, मंदिर का मतलब पाखंड नहीं है। अगर आप मंदिर का मतलब पाखंड कहेंगे, खाली कर्मकांड का मतलब पाखंड है कि मंदिर के नाम पे अगर आप शोषण करें तो वो पाखंड। यादव जी, मनगढ़ंत कहानियां या कथाओं से अगर बोध कथा पे अगर ध्यान दिया जाए तो कैसा रहेगा? देखिए ये जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये जो आज का हमारा संविधान है, बाबा साहब ने जो दिया, ये भगवान बुद्ध का अगर आप दर्शन पढ़ेंगे ना तो ये तीनों चीज उसमें है। लेकिन अभी तक तो आपने नाम लिया ही, आप तो मंदिर की बात कर रहे हैं और तिलक की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने तिलक कब की बात कब की आप बताइए? नहीं, तिलक की बात कब की मैंने? मंदिर की तो बात की ना। मंदिर का मैंने सिर्फ ये कहा कि मंदिर का मतलब मेरे घर में भी मंदिर है, तो मैं वहाँ कर्मकांड वो थोड़ी कर रहा हूँ। सिकंदर जी, लास्ट सवाल ये है, जो महिला जिसने आरोप लगाए थे उन पर, जो कथावाचक थे, वो महिला अब यादवों की जो बेटियां हैं महिला, उनके लिए बड़े अपशब्द बोल रही हैं। हाँ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमने मांग की है, इसमें हमारे ज्ञापन में भी FIR हुई है और भी हम उसमें कार्रवाई। सिकंदर जी, मेरा आपसे सवाल है, बाबा रामदेव आपके समाज से आते हैं, क्या आप उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि वो भी उन्हीं के गेरुआ कपड़े पहन कर बिजनेस कर रहे हैं इस पूरे यार्ड में, धर्म के यार्ड में? देखिए, सिर्फ बाबा रामदेव से नहीं, मैं तो अपने समाज के जितने MP MLA जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी में, किसी भी उसमें, सबसे हम लोग अनुरोध। सम्मान मिल रहा बाकायदा रामदेव यादव साहब को? सम्मान तो बहुत लोगों को मिल रहा है, ऐसे आप देखेंगे अलग अलग, जैसे बाबा रामदेव है या दूसरे लोग हैं, बहुत सारे संत हैं जो अपना पूरा नाम नहीं लिखते, जैसे ये आधार बना रहे थे ना कि भाई नाम नहीं लिखा, तो आप देख लीजिए लिस्ट निकाल के भी गूगल से, पूरा नाम किसी का नहीं मिलेगा आपको। सर जी, जैसे नाई जो है वो ठाकुर लिखते हैं, यादव से ही लिखते हैं, तो और कई जाति बदल के जायज है नाम बदल के लिखना है? नहीं, ये देखिए जायज की बात नहीं है, ये मेरा जो मानना है कि ये इसकी जड़ में वही मनुस्मृति है कि आप किसी को कह दो तुम उच्च, किसी को कह दो नीचे, तो नीच व्यक्ति सोचेगा यार मैं पता मेरी ID खुल ना जाए, तो उसकी वजह से